हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जो यूनिट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन मेंशन होता है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों, JK SSP। ठीक है, अभी JK SSP का एक एग्ज़ाम है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें ये दिया गया हुआ है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, तो उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। देन इसमें देखेंगे हम डिफरेंट मेथड्स जैसे कंजम्पशंस, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे। ठीक है ना। तो उसके बाद स्कार्सिटी डेफिनेशन और रॉबिन्स डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो फिर इनका स्कोप्स देखने हैं। ठीक है ना। डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड का देखेंगे। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमीज़। ठीक है। उसके बाद न्यू फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे वेल्थ, मनी। ठीक है ना, ऐसे ऐसी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद कैपिटल, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये देखेंगे। मार्केट देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, देन डिमांड फोरकास्टिंग, देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप जो है वो ध्यान से इसको सुनें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, पहले देखते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सोशल साइंसेज। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन. Any activity which is related to earning of the money and spending of the money is called economic activity. Almost all people are engaged in economic activities because they want to earn the money. The main economic problem is to transform society's resources into consumable commodities by using productive technology. It is a problem because human wants are unlimited and society's resources are limited. It is a problem because human wants are unlimited and society's resources are limited. So the central task of economics is to decide how much of which commodities are to be produced for the optimum satisfaction of human wants. ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिज़ायर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वांट चाहना है। ठीक है, अ वांट इज समथिंग दैट इज डिज़ायर्ड। ठीक है, जिसकी बंदा ख्वाहिश करे। ठीक है, हाँ, वांट इज़ द WANT, वांट मीन्स चाहना। ठीक है ना। वांट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जब बंदा कुछ चाहता है, हाँ ये मेरे पास हो, फिर उसके लिए स्ट्रगल करेगा। ठीक है, पैसे कमाएगा, तो ये एक वांट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, वांट्स लीड्स टू एफर्ट्स। ठीक है, हाँ, इन एफर्ट्स लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो हम कह सकते हैं वांट्स लीड्स टू एफर्ट्स एंड एफर्ट्स लीड टू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हाँ, बंदा चाहेगा, फिर एफर्ट्स लगाएगा, पैसे कमाएगा, है ना, वो चीज़ खरीदने की, जब खरीदेगा देन सेटिस्फेक्शन आएगी। ठीक है, देन दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ, दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, सेकंड एक्सचेंज, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 कंजम्पशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज. This production is a process to change the raw materials into final or finished goods. ठीक है, it is nothing but creation of utility, means production is nothing but utility, but creation of utility. ठीक है, to produce anything so many factors are essential. ठीक है, all these factors are classified into 4 categories. They are कौन कौन से फैक्टर हैं? दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोडक्शन के to produce anything so many factors are essential. All these factors are classified into 4 categories. ठीक है, they are land, labor, capital and organization. ठीक है ना। हाँ, तो ये प्रोडक्शन वाला हमने स्टेप देख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं एक्सचेंज में। ठीक है, एक्सचेंज का, एक्सचेंज मीन्स चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वंस
अप ऑन द टाइम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, to overcome the inconveniences in the barter system money was invented, ठीक है। हाँ, बार्टर सिस्टम में जो है वो इनकन्वीनियंस से ख़त्म करने के लिए पैसा ईजाद करा गया। नो द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है, प्राइस इज़ एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, ठीक है। तो हमने जो है प्रोडक्शन पढ़ा, एक्सचेंज पढ़ा, अब थर्ड स्टेप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, थर्ड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द टोटल इनकम विच इज़ जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। It means it explains how the price or rent per unit of land is determined, ठीक है। In the same way how the price per unit of labor and capital etc is determined or discussed, ठीक है, किसमें, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, RICARDIAN, ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, एंड डिफरेंट वेज थ्योरीज, इंटरेस्ट थ्योरीज, प्रॉफिट थ्योरीज आर डिस्कस, ठीक है, किसमें, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड आ गया मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, माइक्रो तो पढ़ लिया, अब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। This macro production means we came to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society, ठीक है। हाँ, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एक्सटेंडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, ये मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। दे एडेड सम अदर कंसेप्ट टू द इकोनॉमीज, वो कौन कौन से कंसेप्ट ऐड करे उन्होंने, वो करा एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये हमने माइक्रो और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेप में, ठीक है। प्रोडक्शन पढ़ा, एक्सचेंज पढ़ा, थर्ड था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले में हमने ये माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पढ़े। अब फोर्थ स्टेप रह गया कंजम्पशन वाला पढ़ते हैं अब, ठीक है ना। Consumption is an act to use the goods or service to satisfy the wants. In economics, consumption is typically defined as final purchased. In economics, consumption is typically defined as final purchased by an individual that are not investment of some sort, ठीक है। हाँ, in economics consumption is typically defined as final purchased by an individual that are not investment of some sort, ठीक है। in other words when you buy food, clothes, a hair, airplane tickets, a car etc, that's consumptions, ठीक है। हाँ, थ्रू कंजम्पशंस द कंज्यूमर डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। दिस यूटिलिटी वाज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन, ठीक है। in someone if someone buys a house to live in, that should be defined as consumptions, ठीक है। अगर कोई घर लेता है रहने के लिए तो वो भी consumptions हम उसको बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, if they buy a house to rent out it to someone else, they should be defined as investment, ठीक है। अगर वो घर खरीदते हैं किसी और को बेचने के लिए, ठीक है ना, किराए पे देने के लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ दे बाय अ कार टू ड्राइव, दैट्स कंजम्पशन, ठीक है। इफ़ यू बाय अ कार टू यूज़ एज अ टैक्सी फॉर बिजनेस, दे कुड बी कंस्टिट्यूट एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, कि अगर इफ़ दे बाय अ कार टू ड्राइव, अगर चलाने के लिए कार खरीदोगे, ठीक है, आपने ड्राइव के लिए, वो कंजम्पशन होगी। इफ़ यू बाय अ कार टू यूज़ एज अ टैक्सी फॉर बिजनेस, ठीक है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, द रीज़न फॉर द परचेज डिटर्मिन्स वेदर
समथिंग इज़ व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका क्या रीज़न है, मतलब कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो उससे डिसाइड होता है कि ये इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कंजम्पशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। हमने प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पढ़ लिए, ठीक है। ये सारे जो हैं कवर होते थे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जिसमें वांट्स से एफर्ट से सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर था इकोनॉमिक्स का, ये 4 में डिवाइड था, ठीक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, वो हमने पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस, ठीक है ना। हाँ, द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उनमें आ गया वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, देन स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेल्थ डेफिनेशंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेल्थ डेफिनेशंस। हाँ, ऑलमोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड वेल्थ, पहले हम वेल्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑलमोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड वेल्थ डेफिनेशन। इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद JB से एंड एडम स्मिथ, ठीक है। हाँ, वेल्थ डेफिनेशन JB से एंड एडम स्मिथ से रिलेटेड है। हाँ, एडम स्मिथ वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, ठीक है। कि एडम स्मिथ ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, ठीक है। एडम स्मिथ डी-लिंक्ड द इकोनॉमीज Adam Smith de-linked the economics from political economy and he explained it in a scientific manner, ठीक है। हाँ, now different definitions, ठीक है ना। according to JB से economics is the study of science of wealth, ठीक है। JB से के मुताबिक कि economics is the study of science of wealth, ठीक है। according to Adam Smith economics is the science which deals with the wealth, ठीक है। हाँ, JB से ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। और एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू दीज अबाउट डेफिनेशंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 1। देन इन डेफिनेशन से हम यही मतलब क्यास लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मेन इज़ द इकोनॉमिक मैन, ठीक है। एडम स्मिथ के मुताबिक मेन जो है यही इकोनॉमिक मैन है, ठीक है। हाँ, नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑनली, ठीक है। हाँ, नंबर 4 दिस डेफिनेशन डील्स विद द कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। नंबर 5 इट ऑनली कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ, ठीक है। ये जो JB और एडम स्मिथ की डेफिनेशन के मुताबिक जो उन्होंने वेल्थ डेफिनेशंस दी थी, ठीक है। हाँ, तो वेल्थ डेफिनेशंस होगी। अब देखते हैं सेकंड इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन, दैट इज़ वेलफेयर डेफिनेशंस, ठीक है ना। वेलफेयर डेफिनेशंस, हाँ, दिस वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। वेलफेयर डेफिनेशन जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है ना। अल्फ्रेड मार्शल वाज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ, ठीक है। This Alfred Marshall wrote a famous book Principles of Economics or Principles of Political Economy, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने वो बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1870 में, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है ना। हाँ, economic is the study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being, ठीक है। According to Alfred Marshall's definition, economics is economics is one side study of wealth on other and more important side is the study of part of man or welfare of the man, ठीक है।
कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन economics is one study of wealth on other, and more important is the study of part of main welfare of the man, ठीक है ना। ना कुछ मेन पॉइंट्स आके देखते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है। ये जो हम वेलफेयर स्टेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस। नंबर सेकंड कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स आर कैटेगरीज, ठीक है। हाँ, मटेरियल गुड्स एंड इमैटेरियल गुड्स, ठीक है। देन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक इज़ अ नॉर्मल साइंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि the top priority is given to men welfare of men, secondary priority welfare of men, secondary priority is given to wealth, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्शल इन्हेंस द स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन, ठीक है। हाँ, ये जो है अल्फ्रेड मार्शल ने करा था कि ही इन्हेंस द स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स रिलेटेड ओनली सम मटेरियल गुड्स विच प्रोमोट द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। अब हमने वेल्थ डेफिनेशंस पढ़ ली इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वेलफेयर डेफिनेशंस पढ़ रही। अब दो बचे हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ डेफिनेशन। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, स्कार्सिटी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं इनको रॉबिन्स डेफिनेशंस भी बोलते हैं, ROBBINS, रॉबिन्स डेफिनेशन भी बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशंस को, ठीक है ना। हाँ, सो दिस स्कार्सिटी डेफिनेशन और रॉबिन्स डेफिनेशन वाज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। इनको रॉबिन्स इसलिए डेफिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि लियोनल रॉबिन ने ये स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी, लियोनल रॉबिन्स ने, ठीक है। LIONL, लियोनल रॉबिन्स ने, ठीक है ना। लियोनल रॉबिन्स रोट अ फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932, ठीक है। कि जो ये लियोनल रॉबिन्स था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस 1932 में, ठीक है। ये बुक लिखी थी किसने? लियोनल रॉबिन्स ने, कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस 1932 में, ठीक है। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है ना। किसकी? स्कार्सिटी डेफिनेशन की, जिसको रॉबिन्स डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कि इसकी डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये रॉबिन्स ने दी थी, ठीक है, स्कार्सिटी डेफिनेशन। कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस, ठीक है। ये रॉबिन्स ने बोला। तो मेन पॉइंट्स इन द अबाउट डेफिनेशन वो ये हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, जो चाहे तो बनते कि अनलिमिटेड है। देन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। नंबर 3 अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यस। उसके बाद है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाँ, ये मेन पॉइंट्स है स्कार्सिटी डेफिनेशन के, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स भी देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये डेफिनेशन दी है कि हाँ ये स्कार्सिटी की, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो इसके मेरिट्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज एन एनालिटिकल साइंस, ठीक है। हाँ, नंबर सेकंड मेरिट है कि इकोनॉमिक टर्न इनटू यूनिवर्सल साइंस, ठीक है। देन मेरिट नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स दिस इकोनॉमी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। नंबर 4 मेरिट है इस डेफिनेशन का कि न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। हाँ, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप हैं, तो इसको दो में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला हम ट्रेडिशनल अप्रोच के लिहाज से देखेंगे, देन सेकंड हम मॉडर्न अप्रोच के लिहाज से देखेंगे, ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का।
ट्रेडिशनल अप्रोच से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आ गया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, नंबर 1। नंबर 2 कि इट स्टडीज मैंस बिहेवियर एज अ रेशनल सोशल बीइंग, यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर, यस। नेक्स्ट पॉइंट कि अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वाज कंसिडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग। नेक्स्ट इज वेल्थ वाज कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। हाँ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। देन मॉडर्न अप्रोच देखें इसकी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, उसमें यह है कि इन इंडिविजुअल आइदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इज एन इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। देन सोशल problems can thus be explained by abstract theoretical tools or by empirical methods, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in classical discussion economics is a positive science, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it seeks to explain what the problem is and how it tends to be solved, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in modern time it is both a positive and a normative science, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि इकोनॉमिस्ट ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इश्यूज नॉट मेरली एज दे आर बट आल्सो एज दे शुड बी, ठीक है। कि इकोनॉमिस्ट ऑफ टुडे डील विद इकोनॉमिक इश्यूज नॉट मेरली एज दे आर बट आल्सो एज दे शुड बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर इकोनॉमीज एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यस, ये कुछ मॉडर्न अप्रोच के हमने और ट्रेडिशनल अप्रोच से स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रेगनार फ्रिच इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। The terms micro and macro are introduced by Ragnar Frisch in economics, ठीक है। RAGNA, Ragnar Frisch, FRISCH, ठीक है। ये टर्म जो माइक्रो और मैक्रो है ये इंट्रोड्यूस करी थी किसने? रगनार फ्रिच ने इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रगनार फ्रिच ने ये टर्म माइक्रो और मैक्रो यूज़ करी, ठीक है। हम माइक्रो एंड मैक्रो, हाँ। दिस रगनार फ्रिच इज़ द प्रोफेसर ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन, ऑस्लो यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, वहाँ पे प्रोफेसर था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स रगनार फ्रिच के मुताबिक द इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इन 2 ways, माइक्रो लेवल में और मैक्रो लेवल पर, ठीक है ना। हाँ, नाउ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस, MIKROS, मिक्रोस ग्रीक वर्ड है विच मीन्स वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, ठीक है ना। हाँ, इट स्टडीज अबाउट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स आर अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म और इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ, मार्शल एल्फ्रेड डेवलप्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल, ठीक है। मार्शल जो था उसने माइक्रो इकोनॉमिक को आगे बहुत मतलब क्या डेवलप करा, ठीक है। हाँ, शुरुआत तो करी थी इसने जो रगनार फ्रिच ने, ठीक है, लेकिन मार्शल ने इसको डेवलप करा माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू मार्शल के मुताबिक क्या था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज स्टडी, ठीक है ना। Then it explains how a consumer gets maximum satisfaction, how the producer gets maximum input, and how the firm gets maximum प्रॉफिट्स, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। अब सही प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज़, ठीक है। ये डेफिनेशन दी थी
के बोल्डिंग ने, ठीक है, BOULDING, के बोल्डिंग ने, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी के बोल्डिंग ने, BOULDING, के बोल्डिंग ने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, ठीक है ना। द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटर्मिन्ड एंड हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटर्मिन्ड एंड इट इज आल्सो and it also deals with theories of economics welfare. So micro economics is called the price theory, ठीक है। इसलिए हम ये इम्पॉर्टेंट रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द प्राइस थ्योरी, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्राइस थ्योरी। हाँ, तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, विच मीन्स लार्ज और वेरी बिग, ठीक है। द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दिस एग्रीगेट्स आर टोटल्स एंड एवरेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, ऑल दीज कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मतलब मीन्स जो डेफिनेशन है सही मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ये है कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर एक्ले, गार्डनर अकेली, GARDNER, गार्डनर ACKALY, गार्डनर अकेली के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सच वेरिएबल्स एज अ एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट of a economy with the extent to this resources are implied with the size of a national income and with the general price level, ठीक है। हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर एक्ले, macro economics is concerned with such variables as a aggregate volume of output of a economy with the extent to these resources are implied with the size of the national income and with the general price level, ठीक है। नाउ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है ना। तो हाँ, और ये याद रखना जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी ना ये के बोल्डिंग ने, और इस तरह गार्डनर एक्ली ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, ठीक है ना। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ट्रेंड्स इन द नेशनल इनकम एट्सेट्रा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एट्सेट्रा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज अबाउट ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन, ठीक है, एट्सेट्रा। इट आल्सो डील्स विद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे वो माइक्रो इकोनॉमी थी ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको प्राइस थ्योरी बोलते थे, ठीक है। इसी तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो भी नेशनल इनकम्स, इन्फ्लेशन वगैरह, ट्रेड साइकिल, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं, ठीक है। सो बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हैं ये दोनों। फ्राम 1930 ऑनवर्ड्स देर इज़ एन इम्पॉर्टेंस टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, 1930 के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस मिली है, ठीक है ना। द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सम प्रॉब्लम्स, द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजिस सम प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम मतलब के प्रॉब्लम्स हैं वो हैं जैसे लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देन फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। नंबर 3 चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। नंबर 4 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 5 इज थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो ये सारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, नंबर 2 फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, नंबर 3 प्रिपेयर द इकोनॉमिक्स प्लान, ठीक है, नंबर 4 इज टेक द रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं वेदर द इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि क्या जो इकोनॉमिक्स है ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है ना। हाँ, तो 2 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, देन इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। इसमें आएगा नंबर 1 कि द पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज़, कि ये क्या है, बट नॉट व्हाट आर टू बी, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कि ये क्या है और ये नहीं कहती कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है। देन पॉजिटिव साइंस में ये है नंबर 2 कि इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर, जो थिंग्स हैं उनके बारे में बताती है, ठीक है ना। हाँ, अब पॉजिटिव साइंस, ठीक है। हाँ, इट डज़ नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। वैल्यू पे जजमेंट से डील नहीं करती पॉजिटिव साइंस, ठीक है, जो है उसके बारे में बताएगा। देन नंबर 4 जो है पॉजिटिव साइंस जो है अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। लियोनल रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स जो है ये पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, हाँ, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि अ नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट आर टू बी एंड व्हाट नॉट आर टू बी, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि नॉर्मेटिव साइंस डज रिलेट्स टू वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस डज रिलेट टू वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। नंबर 3 है कि नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद गुड एंड बैड, ठीक है, और राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। गुड और बैड या राइट एंड रॉन्ग से डील करती है क्या, नॉर्मेटिव साइंस। देन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। जैसे ऊपर लियोनल पॉजिटिव साइंस में बोला था ना, लियोनल रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस है, इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस का पॉइंट कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। ये नॉर्मेटिव साइंस में आ गया। तो हमने पॉजिटिव साइंस और इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड, ठीक है। डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड का यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेयर डिडक्टिव मेथड इज अ स्टैटिक एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड इज अ डायनामिक, ठीक है। हाँ, एक ये देख लेते हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है ये एक स्टैटिक एनालिसिस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंडक्टिव मेथड है ये डायनामिक मेथड है, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि डिडक्टिव मेथड जो है ये स्टैटिक एनालिसिस है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और इंडक्टिव मेथड जो है ये डायनामिक एनालिसिस है, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड, ठीक है, जिसको स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। This deductive method is also called prior method, abstract method and analytical method, ठीक है। हाँ, डिडक्टिव मेथड को प्रायर मेथड भी बोलते हैं, पहला मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और एनालिटिकल मेथड भी। किसको, डिडक्टिव मेथड को, ठीक है। उसके बाद है कि इन दिस डिडक्टिव मेथड द लॉज आर थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अजम्पशंस, ठीक है, कि लॉज और थ्योरी फंडामेंटल अजम्पशन के बेस पे बनाई जाती हैं डिडक्टिव मेथड में, ठीक है। हाँ, नंबर 3 है डिडक्टिव मेथड में कि इन दिस डिडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर्स, ठीक है। लॉजिक जो है वो जर्नल से पर्टिकुलर्स में प्रोसीड्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ DMU, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एटसेट्रा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जो है इन दिस मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर्स, ठीक है। नंबर 4 है डायनामिक, इसमें डिडक्टिव मेथड में वो ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलो डिडक्टिव मेथड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिडक्टिव मेथड जो है वो फॉलो करा, ठीक है ना। तो डिडक्टिव मेथड ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, हाँ, दिस इंडक्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। नंबर 2 हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहा हूँ। इंडक्टिव मेथड को हिस्टोरिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 2 है कि इन दिस इंडक्टिव मेथड द लॉज आर थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स आर स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। नंबर 3 है कि इन दिस इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, ठीक है। जैसे ऊपर डिडक्टिव मेथड में जो लॉजिक थे वो लॉजिक प्रोसीड्स जो हैं वो जर्नल से पर्टिकुलर्स में जाते हैं, और इंडक्टिव मेथड में जो लॉजिक प्रोसीड्स लॉजिक जो हैं वो पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये भी इंडक्टिव मेथड में आता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये भी इंडक्टिव मेथड में आता है। पॉपुलेशन थ्योरीज, ये भी जो है इंडक्टिव मेथड में आया है। तो लेकिन जो ऊपर डिडक्टिव मेथड में पढ़ा था तो उस में एग्जांपल पढ़ी थी हमने, जैसे डीएमयू का जो लॉ है वो भी डिडक्टिव मेथड है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो भी एक डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वो भी एक डिडक्टिव मेथड, ठीक है। तो अब हम ये इंडक्टिव मेथड पढ़ रहे हैं जिसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल देन पॉपुलेशन थ्योरीज, ये सारे इंडक्टिव मेथड में आते हैं, ठीक है। देन 4th पॉइंट है इंडक्टिव मेथड का कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलोड इंडक्टिव मेथड, ठीक है। कि जो मॉडर्न आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं ये इंडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं। तो ऊपर जो पहले हमने पढ़ा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो डिडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं, और जो आज के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमीज, जितनी भी इकोनॉमिक्स ऑल इकोनॉमीज, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनकी सेंट्रल मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना। हाँ, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी शुड फेसिस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नंबर 1 के व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है सभी की, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम आगे मत है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना। इफ़ द present is given importance the resources are diverted for the production of consumer goods, ठीक है। if future is given importance the resources are diverted for the production of capital goods, ठीक है। हाँ, इस क्या प्रोड्यूस करना है, इसमें ये चीज़ याद रखने कि अगर हम प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस देंगे तब जो रिसोर्सेज होंगे वो डाइवर्ट हो जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अगर हम फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देंगे तब जो रिसोर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। कि अगर हम प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस देंगे तब जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देंगे तब जो रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में चले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड, हाँ, ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट्स देखते हैं, जो प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज, ठीक है। A country may produce by labor intensive technique or by capital intensive technique depending upon its main power and stock of capital, ठीक है। हाँ, उनके हिसाब से जो है ये हाँ मेन पावर और स्टॉक ऑफ कैपिटल के हिसाब से जो है ये करा जाएगा। तो ये हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस। देन थर्ड प्रॉब्लम जो है सेंटर प्रॉब्लम सभी इकानमीज की वो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करो, ठीक है ना।
हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी डिटर्मिन्स व्हाट आर द commodities to be produced and for whom. One can make a conjecture from the pattern of production of the country. If the government decides to produce more ordinary buses than luxury cars, then one can understand that the country is producing for the poor and not for the rich. ठीक है ना? कब कि इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑर्डिनरी बसेस देन लग्जरी कार्स, लग्जरी कार के मुकाबले में ऑर्डिनरी आम बसें ज़्यादा बनाएगी, तब जो है एक मतलब कि तब बंदा समझ सकता है कि कंट्री जो है ये पोर के लिए प्रोड्यूस कर रही है, ना कि अमीरों के लिए, ठीक है ना, गरीबों के लिए कर रही है, क्योंकि बसेस में तो वही जाएंगे ना आम लोग, गरीब। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है न्यू फ्यू फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है, फ्यू कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, जैसे वेल्थ आ गया, मनी आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे वाले कुछ मार्केट आ गया, ऐसे कुछ कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ वेल्थ, ठीक है, वेल्थ के बारे में देखेंगे। द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन और अ नेशन इज कॉल्ड वेल्थ, ठीक है ना। वेल्थ पर्सनल वेल्थ भी हो सकती है, नेशनल वेल्थ भी, ठीक है ना। पर्सनल वेल्थ देखते हैं, ठीक है ना। द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। फॉर एग्जांपल horses, buildings, furniture, land, money in cash, company shares, stocks of other commodities, etc. Health, goodwill, etc. can be considered to be the parts of individual wealth, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक्स only transferable goods are considered as wealth. लेकिन इकोनॉमिक्स में जो सिर्फ ट्रांसफरेबल गुड्स होती हैं उन्हीं को वेल्थ माना जाता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र हो पाएँ, ठीक है। तो ये हमने पर्सनल वेल्थ पढ़ा। आप देखते हैं नेशनल वेल्थ, ठीक है ना। नेशनल वेल्थ क्या होता है? द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। दिस नेशनल वेल्थ इंक्लूड्स द वेल्थ मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स इन द कंट्री, ठीक है। हाँ, नेशनल वेल्थ में क्या आ जाता है कि जो हाँ मतलब कि वेल्थ ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के जितने सिटीजन्स हैं उनकी वेल्थ जो है मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी, तो वो जो है नेशनल वेल्थ में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज आर द नेशनल वेल्थ, ठीक है। इफ़ द सिटीजन ऑफ द कंट्री होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज़ अ पर्सनल वेल्थ। अगर कोई सिटीज़न जो है गवर्नमेंट बॉन्ड लेके बैठा है, ठीक है ना, तब उसको पर्सनल वेल्थ बोलेंगे, ना कि नेशनल वेल्थ, ठीक है ना। बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ लायबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसलिए वेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो हमने ये वेल्थ का पार्ट लिया। अब हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। मनी पैसा क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर इन सेटलिंग डेट्स इज रिगार्डेड एज मनी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम भारत सिस्टम वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। कभी कभार जो है भारत सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। और मनी क्या है? मनी कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, जिसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर इन सेटिंग डेट्स, ठीक है, जो कि चीज़ों के एक्सचेंज में अतः खरीदो फरोख्त में और सेटलिंग डेट्स उसमें यूज़ होती है, एक्सेप्ट करी जाती है, इसको मनी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार जो था ये एक ज़माने में भारत सिस्टम जो है वो यूज़ हुआ करता था, ठीक है। हाँ, अंडर बार्टर सिस्टम्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ राइस इज एक्सचेंज फॉर 2 kg ऑफ व्हीट, ठीक है। बट इफ़ 2 गोट्स आर एक्सचेंज फॉर 1 काउ द प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी क्रॉप्स अप, ठीक है। 1 गोट कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर हाफ अ काउ, ठीक है ना। सो बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। When some commodity is used as a medium of exchange of customs, it is called customary money, ठीक है। कि when some commodities used as a medium of exchange by customs, कि जब किसी चीज़ को जो है वो यूज़ करा जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय कस्टम्स, तो उसको कस्टमरी मनी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ cowries, COWRIES, the use of cowries in ancient India as a medium of exchange, ठीक है।
हाँ, तो मनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? नंबर 1 आ गया रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड्स, नंबर 3 ट्रैवलर चेक्स, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाते हैं क्या, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। ना ये हमने मनी का पढ़ लिया, अब हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मार्केट, ठीक है ना। हाँ, in ordinary language, the term market refers to a place where the goods are bought and sold. But in economics, it refers to a system by which the buyers and sellers established contact with each other directly or indirectly with a view to purchasing and selling the commodity. ठीक है ना। तो मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मार्केट वो जगह है जहाँ पे सामान की खरीद फरोख्त होती है, और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट वो जगह है जहाँ पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और विद अ व्यू टू परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये होता है मार्केट। नाउ फंक्शंस ऑफ मार्केट। हाँ, क्या फंक्शंस है? नंबर 1 ये है कि टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। नंबर 2 टू डिटर्मिन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स मीन सप्लाई, ठीक है। हाँ, पहला फंक्शन है टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ गुड्स, सेकंड है टू डिटर्मिन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। हाँ, मार्केट में फंक्शंस ऑफ मार्केट। नाउ द मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। मार्केट का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल मार्केट्स मीन्स द मार्केट्स, ठीक है। द मार्केट मैकेनिज्म डिटर्मिन्स द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ब्रॉट एंड सोल्ड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म होता है, मार्केट मैकेनिज्म मीन्स द टोटलिटी ऑफ ऑल मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स। द मार्केट मैकेनिज्म डिटर्मिन्स द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ब्रॉट एंड सोल्ड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हाँ, तो उसके ये हो गया मार्केट। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, ठीक है। सपोज वी हैव अ रिजर्वायर फिल्ड विद वाटर एंड देयर इज अ टैप ओवर द रिजर्वायर, ठीक है। इफ द टैप इज टर्न्ड ऑन, वाटर विल फ्लो इन द रिजर्वायर एंड द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर विल इंक्रीज, ठीक है। If we are permitted to draw analogy, then water in the reservoir can be compared to the capital stock and the water flow from the tap can be compared with the investment, ठीक है। So next question topic concept is capital stock and investment. कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीमेंट होती है दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सपोज वी हैव अ रिजर्वायर फिल्ड विद वाटर एंड देयर इज अ टैप ओवर द रिजर्वायर, ठीक है ना। इफ द टैप इज टर्न्ड ऑन, वाटर विल फ्लो इन द रिजर्वायर एंड द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर विल इंक्रीज, ठीक है। हाँ, if we are permitted to draw the analogy, then water in the reservoir can be compared with to the capital stock and the water flow from the tap can be compared with the investment, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई रिजर्वायर है, ठीक है ना, पानी से भरा हुआ, उसमें हम और पानी जो है वो छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, पहले भी था तो मतलब कि और पानी गया, तो ये किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना। तो हम इस वाटर रिजर्वायर को कैपिटल स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं। ये कैपिटल स्टॉक था और ये वाटर फ्लो जा रहा है, इसको हम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट, ठीक है ना। कैपिटल स्टॉक इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, कैपिटल स्टॉक जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की जो है वो इंडिकेट करता है। सपोज विद 100 मशीन्स द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट द मैक्सिमम 1 lakh units of output, ठीक है। हेयर 100 machines represent capital stock and 1 lakh units of output represent productive capacity, ठीक है ना। कि सपोज करो कि 100 machines जो हैं, हाँ 100 machines हैं, तो इकानमी जो है वो इन 100 मशीन के ज़रिए 1 लाख यूनिट आउटपुट के जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 100 मशीन्स हैं ये कैपिटल स्टॉक रिप्रेजेंट करती हैं, और जो 1 लाख यूनिट्स जो आउटपुट निकला उन मशीन से, तो वो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो शो करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। इफ़ द इकानमी डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, इट हैज़ टू प्रोड्यूस न्यू मशीन्स, ठीक है।
हाँ, अगर इकानमी को जो है वो आउटपुट इंक्रीज़ करना है उसकी लेवल, इसको नई मशीन्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी। इस एग्जांपल में याद रखना, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग न्यू मशीन्स इज़ कॉल्ड कैपिटल फार्मेशन और इन्वेस्टमेंट, और नई मशीन्स बनाना इसको बोलेंगे कैपिटल फार्मेशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितने आसान कंसेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, इफ़ थ्रू आउट द ईयर 50 मशीन्स हैव बीन प्रोड्यूस, अगर पूरे साल में 50 मशीन्स प्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है ना, देन दीज 50 मशीन्स विल बी द इन्वेस्टमेंट फॉर द इकानमी, तब ये 50 मशीनें जो हैं ये इकानमी के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना। द इकानमी कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विद 150 मीन्स 100 पहले थी ना मशीन्स, तो 50 मशीन्स और प्रोड्यूस करी, ठीक है ना, तो ये होगी 150, ठीक है। कि द इकानमी कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विद 150 मशीन्स एज द न्यू कैपिटल स्टॉक इन द न्यू ईयर, ठीक है ना। हाँ, नाउ हाँ, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं, रियल इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है ना। रियल इन्वेस्टमेंट, हाँ, एनी इंक्रीज इन द रियल कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड द रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मशीन्स, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल स्टॉक्स। सो ये क्या आ गया रियल इन्वेस्टमेंट के, एनी इंक्रीज इन द रियल कैपिटल स्टॉक इज रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रियल कैपिटल स्टॉक में आ गया जैसे मशीन्स आ गई, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स, अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल स्टॉक गुड्स, ठीक है ना। तो अगर इनमें कोई इंक्रीज हो तो वो रियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि द परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ इकानमी इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ मैंने गलत बोल दिया कि न्यू शेयर्स ऑफ इकानमी, वो नहीं, कंपनी, ठीक है। द परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कि कंपनी के जो नए शेयर्स हैं अगर उनकी खरीदारी करी जाए दैट इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, आगे नोट एक दिया हुआ है कि मतलब परचेजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि अगर कोई और शेयर होल्डर है, ठीक है ना, उससे वही शेयर खरीदो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज इट कैन नॉट इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है ना। इट इज़ द सेविंग्स दैट आर इन्वेस्टेड, ये सेविंग्स होती हैं जो कि इन्वेस्ट करी जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, in the product market equilibrium will be established when the following equation holds, ठीक है ना। कि जो प्रोडक्ट मार्केट होती है उसमें इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश करा जाएगा जब ये इक्वेशंस होगी, कौन सी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो y हो गया नेशनल इनकम या जिसको आउटपुट बोलेंगे, c हो गया कंजम्पशन डिमांड, और i हो गया इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। y हो गया नेशनल इनकम और आउटपुट, ठीक है। c हो गया कंजम्पशन डिमांड और i हो गया इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। कि जब ये इक्वेशन होगी मतलब के, तो तब जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करा जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट मार्केट में। देन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एग्रीगेट डिमांड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एग्रीगेट सप्लाई। तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, जिसमें c प्लस आई आता है, ठीक है ना, तो ये है एक एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। हाँ, कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है ना। तो ये एक एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, क्योंकि c हो गया कंजम्पशन डिमांड और i हो गया इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या हो गया एग्रीगेट डिमांड, और लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ये y लिखा हुआ है, जिसमें ये ये आ गया मतलब नेशनल इनकम और प्रोडक्ट, ठीक है ना। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है ना। हाँ, इन इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब इक्विलिब्रियम होता है तब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई आर नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई aggregate supply or national income can be subdivided into two parts, that is consumptions and saving। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, या y जो है एग्रीगेट सप्लाई इन्होंने बोला, ठीक है ना। तो
तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है जिसको नेशनल इनकम या प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कंजम्पशंस एंड सेविंग्स, सी प्लस एस, सी कंजम्पशन एस सेविंग, ठीक है। देयरफॉर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल नाउ बिकम, तो अब जो है कैसे हो जाए, क्योंकि पहले लिखा था हमने y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और क्योंकि y जो है एग्रीगेट सप्लाई है इसकी दो मतलब सब डिवाइड हम कर सकते हैं कंजम्पशन और सेविंग्स में, इसलिए y की जगह हम लिखेंगे कंजम्पशन एंड प्लस सेविंग्स मीन्स सी कंजम्पशन प्लस एस सेविंग इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हाँ, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला सी है ये आ गया कंजम्पशन डिमांड और आई इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, क्योंकि सी दोनों साइड है ना कंजम्पशन वाला, ठीक है, तो सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एस इज इक्वल टू आई। तो ये इक्वेशन पे हाँ ऐसे बन सकती है, ठीक है। हाँ, सो ओनली इन इक्विलिब्रियम सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सिर्फ मतलब कि हाँ एस इज इक्वल टू आई मतलब कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो सिर्फ इक्विलिब्रियम ही ऐसी स्टेज है जिसमें सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ठीक है ना। बट देर इज़ नो गारंटी दैट दीज टू शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। हाँ, दिस इज़ बिकॉज सेविंग्स आर मेड बाय द हाउस होल्ड्स वाइल इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय द बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि सेविंग हाउस होल्ड वाले करते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसमैन। हाँ, देयर मोटिव्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। हाँ, और एक नोट में ये देखना कि इफ़ देर इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन सेविंग इज़ नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। हाँ, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है तब सेविंग किसी हाल में जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। अदरवाइज ऊपर जो सेविंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है तब जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है तब ये एस इज़ नॉट इक्वल टू विल नॉट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसी हाल में भी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं ग्रास इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रास इन्वेस्टमेंट एंड नेट, हाँ ग्रास इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। हाँ, द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाई एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड ग्रास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द ग्रास इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स नंबर 1 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रास इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें यह है कि द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड ग्रास इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रास इन्वेस्टमेंट होता है कि कोई भी एग्रीगेट मतलब कि जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी उनका एग्रीगेट, ठीक है ना। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट करी है किसी इकानमी में, वो ग्रास इन्वेस्टमेंट हो गया। ग्रास इन्वेस्टमेंट हाँ नेट इन्वेस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रास इन्वेस्टमेंट को जो है इसमें इंक्लूड्स इसके दो टाइप से मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या होता है कि इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल्स सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मेड इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन्स बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज शेयर्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करा जाता है रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट करी जाती है असेट्स में, जैसे मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये ग्रास इन्वेस्टमेंट का हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, नेट इन्वेस्टमेंट होता है कि बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अगर हम माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, निकाल दें, तो तब जो बचेगा वो होगा नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट जो है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है।
Production. Production refers to creation of goods for the purpose of selling them into the market. ठीक है. In one word, production means creation of utility. ठीक है. When a child make a doll for playing for her enjoyment of this activity, हाँ, it is not called production but the doll maker who sells those dolls in the market is engaged in production. ठीक है. हाँ. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें देखते हैं कि द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ विच द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कैरिड आउट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. पहले नंबर पे लैंड, नंबर सेकंड लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड इनपुट्स. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको इनपुट्स भी बोलते हैं. ठीक है. जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन आ गए. ठीक है. हाँ. द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड आउटपुट. ठीक है. हाँ. जो भी बनता है आगे गुड सर्विसेज तो इनपुट की वजह से उनको आउटपुट बोलेंगे. नेक्स्ट इज कंजम्पशन. प्रोडक्शन पार्ट आप कंजम्पशन देखेंगे. ठीक है ना. कंजम्पशन इज डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनी है आउटपुट के तरीके से, ठीक है ना, उनको यूज़ करके जो हाँ उनको गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके जो भी हमारी वांट्स हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए जब, दैट इज़ कंजम्पशंस. ठीक है ना. हाँ. तो नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशंस. जो कंजम्पशन है इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? वो हैं नंबर 1 प्रेजेंट इनकम, नंबर 2 फ्यूचर इनकम, नंबर 3 वेल्थ इनकम. ठीक है. तो कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स आ गए. नंबर 1 प्रेजेंट इनकम, देन फ्यूचर इनकम, देन वेल्थ इनकम. ठीक है. ये 3 जो हैं दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन. नेक्स्ट देखते हैं हम सेविंग. सेविंग क्या होता है? ठीक है ना. सेविंग इज डिफाइंड एज इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है. जो इनकम आई उसमें से कंजम्पशन निकाल दो तो बाकी जो बचा वो सेविंग है. ठीक है ना. वट एवर इज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर मीटिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग. ठीक है. जो भी कंजम्पशन का खर्चा होकर जो इनकम में से बचा दैट इज सेविंग. सेविंग इज जनरेटेड आउट ऑफ करंट इनकम एंड आल्सो आउट ऑफ पास्ट इनकम. ठीक है. जो करंट इनकम और पास्ट का इनकम है उससे जो है वो सेविंग जनरेट करी जाती है. तो सेविंग हो गया. अब देखते हैं इनकम. इनकम क्या होता है? ठीक है ना. हाँ. द नेट इनफ्लो ऑफ मनी मीन्स परचेजिंग पावर. मनी इज व्हाट? मनी इज सिंपली द परचेजिंग पावर. ठीक है. मनी आता बंदे के पास, ये खरीदने की पावर आ जाती है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं मनी इज जस्ट द परचेजिंग पावर. ठीक है. हाँ. तो इनकम होता है द नेट इनफ्लो ऑफ मनी or purchasing power of a person over a certain period of time is called income. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेली इनकम, वीकली इनकम, मंथली इनकम, ईयरली इनकम. ठीक है. नाउ वेल्थ एंड इनकम. वेल्थ एंड इनकम को इकट्ठा देखते हैं. ठीक है. क्या फ़र्क होता है? वेल्थ एंड इनकम. अ पर्सन और अ नेशन consumes a part of income and saves the rest. These savings are accumulated in the form of wealth. Wealth is the stock owned at a point of time. ठीक है. हाँ. इनकम इज अ फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. कि वेल्थ इज अ स्टॉक ओन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी बंदे के पास कितना स्टॉक पड़ा है. ठीक है ना. और इनकम इज अ फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. हाँ. तो वेल्थ इनकम हो गया. नाउ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है ना. हाँ. दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. ये जो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जो है ये कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने. ठीक है ना. दिस कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, उससे ये कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस लिया गया. ठीक है ना. कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द विलिंग प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कि विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस है दैट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. तो कंज्यूमर सरप्लस या जिसको शॉर्ट में CS बोल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. ठीक है. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं दिस CS मीन्स कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू डिमांड प्राइस माइनस मार्केट प्राइस. ठीक है ना. तो ये होता है कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट इज
हाँ, मतलब कि जैसे विलिंग प्राइस में से एक्चुअल प्राइस निकाल तो वो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा, या फिर डिमांड प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है, डिमांड प्राइस से मार्केट प्राइस निकाल तो वो बन जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। नाउ डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना, इस कंज्यूमर सरप्लस की। The excess of price which a consumer would be willing to pay for a thing rather than go without the thing and over that he actually does pay, ठीक है, तो that is सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस के कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ प्राइस के जो फालतू में पैसा प्राइस है, ठीक है, विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, ठीक है, जो कि कंज्यूमर देना चाहे फॉर अ थिंग रादर देन गो विदाउट द थिंग, किसी चीज़ के लिए रादर देन के चीज़ के बिना, एंड ओवर ओवर व्हाट ही एक्चुअली डज पे, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया जी कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। हाँ, तो उसके बाद हम देखते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांड फॉरकास्टिंग, हाँ, द सक्सेस ऑफ द बिजनेस फर्म्स डिपेंड्स अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एट प्रेजेंट इज कॉल्ड डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है। हाँ, नाउ मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, कौन कौन से मेथड है डिमांड फॉरकास्टिंग में, वो आगे नंबर 1 एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, नंबर 2 सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, नंबर 3 कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, नंबर 4 कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, नंबर 5 स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। ये आते हैं मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, ठीक है। हाँ, पीपीसी प्रोडक्शन possibility curve, very important. PPC is the production possibility curve, ठीक है। The PPC is also called the production possibility frontier, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। कि ये जो पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इससे कुछ और नाम भी हैं, वो क्या हैं, इस पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। किसको, पीपीसी को, मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, ठीक है ना। द पीपीसी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हम देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये मतलब सिंपल एक हमने क्या करना है कि एक ग्राफ सा बनाना है, ठीक है ना। उसकी जो मतलब कि एक्स वाई एक्सिस जो है, तो उस पर हमने लिखना है क्वांटिटी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल बटर ले लो, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ बटर परचेज, ठीक है। दूसरी जो वाई जेड एक्सिस है उस पर लिख लेंगे हम क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस, ठीक है, उसकी कर्व एक बनाएंगे, तो ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन पॉइंट्स कुछ, ठीक है, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पीपीसी में मेन पॉइंट्स इसके देखते हैं। वो ये है कि दिस पीपीसी, याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना। द पीपीसी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, कि जब ये पीपीसी कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है तो हमेशा डाउनवर्ड्स जाती है, ठीक है। हाँ, बिकॉज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी विल बी फॉरगॉन, ठीक है। क्योंकि जब एक कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो दूसरी कमोडिटी की जो है प्रोडक्शन वो चली जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया नंबर 1 पीपीसी के बारे में मेन पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि दिस पीपीसी इज अ कनकेव, पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो, हाँ, और ये जो पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कनकेव है टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। नंबर 3 मेन पॉइंट है इस पीपीसी का कि द स्लोप ऑफ द पीपीसी एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, ठीक है ना। एमआरटी की फुल फॉर्म होते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने, हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
जैसे हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि पीपीसी इज़ कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि एमआरटी जो है वो इंक्रीज होता है। एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है कि द स्लोप ऑफ द पीपीसी एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, ठीक है। कि जो स्लोप है पीपीसी का किसी गिवन पॉइंट में, तो उसको हम एमआरटी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, ठीक है ना। देन the slopes defines the rate at which production of one good can be redirected into production of other. It is also called opportunity cost. इसको opportunity cost भी बोलते हैं, ठीक है ना, opportunity cost, ठीक है ना। तो ये हमने मेन पॉइंट पढ़े किसके बारे में, पीपीसी में, ठीक है ना। suppose we are on the point D of the left hand, हाँ ये जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब कि जो डायग्राम्स वगैरह दी हैं, ठीक है, एक साइड जैसे लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ डैश डैश प्रोड्यूस, दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ डैश डैश प्रोड्यूस, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज़ें लेंगे। मान लो एक में बटर लिया, दूसरे में गन्स ले लिया, एक, ठीक है ना। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट वगैरह ये सब पता चल जाता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, there are some specialized inputs which are meant for gun factory will be useless in the बटर फैक्ट्री, क्योंकि मान लो एक साइड बटर लिया, एक साइड गन लिया। इफ़ यू नाउ ट्राई टू मूव टू द राइट वी आर इन फैक्ट थ्रोइंग अवे गन्स एंड टेकिंग बटर इंस्टेड, ठीक है ना। तो देयर आर सम स्पेशलाइज्ड इनपुट विच आर मेंट फॉर गन फैक्ट्री, ठीक है ना, विल बी यूजलेस इन द बटर फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप कर सकते हो पीपीसी। सो ग्रेजुअली मोर एंड मोर इनपुट्स विल बिकम अनएम्प्लॉयड, हैंस द सेक्रीफाइस ऑफ द सेम नंबर ऑफ गन्स विल यील्ड लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ बटर एज वी मूव टू द राइट एंड दिस विल रिजल्ट इन कनकेव कर्व, ठीक है। इससे जो है एक कनकेव कर्व बन जाती है, ठीक है, कनकेव कर्व, ठीक है। तभी पीपीसी में को कनकेव कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फॉलिंग, क्योंकि दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हैं कि एमआरटी जो है ये फॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे कुछ नोट्स दिए गए हैं फर्दर कि इफ़ द पीपीसी कर्व इज स्ट्रेट लाइन द अपॉर्चुनिटी कास्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, ये याद रखना। अगर पीपीसी कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है तब जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नंबर सेकंड, ऑल द कॉम्बिनेशंस विच लाई ऑन द पीपीसी कर्व आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पीपीसी कर्व पर हैं वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नंबर 3 है कि द पॉइंट्स बियॉन्ड द पीपीसी कर्व आर इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जो पीपीसी कर्व के बियॉन्ड में हैं पॉइंट्स वो इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो हो गए ऑल द कॉम्बिनेशंस विच लाई ऑन द पीपीसी कर्व, जितने कॉम्बिनेशन जो पीपीसी कर्व पर हैं उनको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बोलेंगे, और वो जितने पॉइंट्स जो कि विच आर बियॉन्ड द पीपीसी कर्व आर इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट ऑफ द पीपीसी कर्व इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पीपीसी कर्व है उसकी जो शिफ्ट है वो कुछ नहीं है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। देन एनी पॉइंट विच लाइज बिलो द पीपीसी कर्व इज़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी पॉइंट विच लाइज बिलो द पीपीसी वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के नीचे है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बट if the economy is working below the PPC curve then that indicates the unused resources are unemployment, ठीक है। कि अगर कोई कंपनी जो है अगर कोई इकॉनमी जो है वो पीपीसी कर्व के नीचे काम कर रही है तो उससे ये इंडिकेट होता है कि कुछ अनयूज्ड रिसोर्सेज या अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो ये पीपीसी कर्व के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 20 MCQs डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के रिलेटेड इकॉनमी के। तो आप वो वीडियो देखें। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।